कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल जब मैंने आपको दिल्ली की वो कहानी सुनाई थी, दिल्ली का वो वाक़या सुनाया था जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के लालच में हत्या कर दी थी। तो उस दौरान हमने उससे पहले जो कहानी सुनाई थी उस पे जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, उस कमेंट्स का मैंने भरसक अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों के नाम मेंशन भी किए थे। आज जब मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं तो अब मैं पिछले YouTube लाइव के दौरान जो कमेंट्स आपके मुझे रिसीव हुए हैं, जो मिले हैं, खासकर वो जो दिल्ली वाली कहानी के दौरान, उनका जिक्र करूंगा। और जैसे ही हमारी ये स्टोरी का सिलसिला ख़त्म होगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, कुछ चुनिंदा कमेंट्स, और रैंडमली पढ़ता हूँ, मतलब अलग से सेलेक्ट करके नहीं रखा हूँ, क्योंकि सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं और ये मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग मुझे इतना मान देते हैं, क्राइम तक को इतना आप लोगों ने सिर आंखों पर रखा है कि इतना रेसिप्रोकेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं कुछ कमेंट्स करने वाले लोगों के नाम भी लूँगा, उनका जिक्र करूँगा, और कुछ चुनिंदा कमेंट्स जो आप लोगों ने अच्छे या आलोचनात्मक जो भी किए होंगे उनके बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आइए आज जो कहानी, जो वाक्य मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और बहुत पुरानी घटना नहीं है, बल्कि कुछ महीने पहले की बात है, इसी साल की 18 मार्च की। 18 मार्च की रात को तकरीबन 8 बजे ये घटना हुई, और घटना हुई कोलार कॉलोनी इलाके में। बेसिकली भोपाल में ये जो कोलार कॉलोनी इलाका है ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और इसको स्लम एरिया के तौर पर भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग भोपाल से वाकिफ़ हैं उनको तो खैर पता ही है, ये मैं बाहर के लोगों के लिए बता रहा हूँ जितनी जानकारी मैंने जुटाई है। तो कोलार कॉलोनी इलाके में रात को 8 बजे 18 मार्च को हुआ ये कि एक महिला कॉलोनी की गलियों से गुजर रही थी, तभी कुछ लोगों ने, 2 या 3 लोगों ने उस महिला को रोका, इंटरसेप्ट किया, और इससे पहले कि महिला कुछ कर पाती, उन लोगों ने जिन्होंने रोका था उन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से जो है इस महिला पर हमला करना शुरू कर दिया, और चाकुओं से इस महिला को इतनी बुरी तरह से गोदा, इतनी बुरी तरह से लहूलुहान किया कि वो वहीं पर ही गिर गई और खून की धार बह निकली। और वो चीखने लगी अपने बचाव के लिए। आस पड़ोस के लोग दौड़ कर आए, लेकिन बिल्कुल जैसा कि आपने मुंबईया फिल्मों में देखा होगा कि लोगों की हिम्मत नहीं होती है इस तरह की घटना अपनी आंखों के सामने देखने के बाद सामने जाने की, तो लोगों के कदम ठिठक गए। पब्लिक व्यू में सबकी आंखों के सामने कॉलोनी के बीच में मर्डर हो रहा था, और फाइनली इस महिला को बुरी तरह से चाकुओं से गोदने के बाद जो 2-3 कातिल थे वो वहाँ से दौड़कर भागने लगे। जब वो भागने लगे तब लोगों का हौसला थोड़ा सा बढ़ा और उन्होंने इन बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। कुछ एक बदमाश और होंगे जो शायद गलियों में छिप गए होंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे नोटिस किए गए उस जगह पर जो बहुत एक्टिवली इस हमले को अंजाम दे रहे थे, और उन दोनों लोगों के पीछे पब्लिक अब दौड़ने लगी। एक आदमी उसमें से उसी कोलार कॉलोनी की गलियों से होता हुआ कहीं गायब हो गया, लोगों की नज़रों से ओझल हो गया, जबकि दूसरा आदमी जो है वो कोलार कॉलोनी से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो है बहुत सक्सेसफुली उन गलियों से निकल नहीं पा रहा था। और फाइनली वो दौड़ता दौड़ता, भागता भागता एक 4 इमली नाम की एक जगह है वहाँ तक गया, और पब्लिक जो है उसको लगातार उसके पीछे दौड़ रही थी, और वो हाथ में चाकू लिया हुआ दौड़ रहा था, खून से लथपथ खुद भी था, क्योंकि चाकू मारा था तो कुछ चोटें इसको भी लगी थी, और प्लस जिस महिला पर हमला किया था उसकी खून के छींटे भी इसके कपड़े पर थे, और पीछे लोग दौड़ते चले जा रहे थे। फाइनली वो 4 इमली से होता हुआ एकांत पार्क इलाके तक पहुंचा, और वहाँ एक नाला बहता है, उस नाले में ये आदमी जो है वो कूद गया। अब लोग जो पीछा कर रहे थे वो नाले में कूद तो नहीं सकते थे, वो नाले के किनारे खड़े होकर कुछ देर तक उसको देखते रहे, लेकिन अंधेरा था और नाले की गहराई, नाले का पानी, ये सारी चीज़ें देखकर लोग वहीं रुक गए, और फाइनली वो आदमी नाले में कूदने के बाद गायब हो गया। इस तरह से जिन लोगों ने भी उस महिला पर हमला किया वो सारे लोग जो है वो पब्लिक व्यू में होने के बावजूद और पब्लिक के पीछा करने के बावजूद भाग गए, और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इधर जो कोलार कॉलोनी की गली में जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ जो है उस महिला को लोगों ने उठाया और किसी तरह जो है वो अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उस महिला को ब्रॉड डेड बताया गया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पहचान हुई 45 साल की राधा यादव के तौर पर। राधा यादव वहीं पास में रहती थी, और राधा यादव का परिचय ये है
कि राधा यादव जो है वो ब्याज में रुपए देने का काम करती थी। कहने का मतलब ये कि उसका बिजनेस था इंटरेस्ट वसूलना, और उससे वो अपना घर भी चलाती थी और यही उसका कारोबार भी था। राधा यादव ने उस कोलार कॉलोनी इलाके में जो स्लम है, उस इलाके में दसियों लोगों को कम से कम 20 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो उधार के तौर पर दे रखी थी। और जब इतने सारे लोगों को उधार में लाखों रुपए कोई देता है तो आप समझिए कि कितने लोगों के साथ उसकी डीलिंग होगी। तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था ये पता करना कि राधा यादव पर ये जो हमला हुआ और उसका जो कत्ल हुआ उसके पीछे की वजह या साजिश क्या रही होगी। अब चूंकि उसका प्रोफेशन ऐसा था कि पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है साजिश के पीछे रुपए पैसों के लेन देन की बात हो, चूंकि ये ब्याज पर रुपए देने का काम करती है, तो हो सकता है कि कोई आदमी इस बात को लेकर उससे खफा हो, नाराज़ हो, जिसने कत्ल किया हो या करवाया हो। और इसके अलावा जो दूसरे एंगल हैं उन एंगल को भी पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती है, जिनमें प्रॉपर्टी का एंगल, रिलेशनशिप वाली बात, लूटपाट वाली बात, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब पुलिस जांच करती है तो सारे पहलुओं को एक्सप्लोर करती है और ये उसका फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ अगर पुलिस प्री मेडिटेटेड होकर, अगर जिसे कहते हैं ना कि पूर्वाग्रह में आकर अगर किसी मामले की जांच करेगी तो शायद वो सच्चाई तक ना पहुंच पाए। बहरहाल पुलिस सारे पहलुओं को एक्सप्लोर करते हुए इस मामले की जांच कर रही थी और पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही थी, खासकर जिन लोगों के पास इस महिला के रुपए थे और जो लोग इस महिला को उसका मूलधन के साथ साथ ब्याज के रुपए भी अदा किया करते थे। लेकिन इस कोशिश में कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन पुलिस को कोई, कई हफ्ते नहीं, माफ़ कीजिएगा, कई दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी इस कोशिश में नहीं मिली। और पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राधा यादव की हत्या किसने की और उसके पीछे की वजह क्या थी। 18 मार्च को ये हमला हुआ था। इसके 5 दिन बाद एकांत पार्क के पास वो जो नाला था जिसमें एक आदमी कूदा था, उस नाले में लोगों की निगाह एक लाश पर पड़ी जो उस नाले में बह रही थी। एक स्क्रैप डीलर ने उस लाश को देखा और उसने भोपाल पुलिस को खबर दी। भोपाल पुलिस मौके पर पहुंची और उसने वो डेड बॉडी रिकवर की और डेड बॉडी रिकवर करने के बाद उसकी पहचान की कोशिश शुरू कर दी गई। लाश को देखकर ये लग रहा था कि ये मौत जो है वो तुरंत नहीं हुई है, बल्कि कुछ रोज़ पहले की ये लाश है, क्योंकि लाश की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी और उसको देखकर पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस ने उसको रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया, उसके तस्वीरें खींची, पोस्टर वगैरह बनवाए। और इसी बीच जब उसकी पहचान करने की कोशिश पुलिस कर रही थी तो खुद पुलिस वालों ने ही, पब्लिक से पहले खुद पुलिस वालों ने ही उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। और इस आदमी का जो नाम था, इस आदमी का नाम था अभिषेक कौशल। और पुलिस वालों ने इसलिए इसको आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि ये उस इलाके का एक छटा हुआ बदमाश था जिसको हिस्ट्री शीटर कहते हैं। यानी इस पर पहले से भी उस इलाके में कई मुकदमे कई थानों में दर्ज थे, अभिषेक कौशल। अब पुलिस को लगने लगा कि अभिषेक कौशल की लाश अगर यहाँ नाले में मिली है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 रोज़ पहले 18 मार्च को इस नाले में जो आदमी कूदा था और कूदने के बाद वो अंधेरे में नाले की गहराई में गायब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाले से निकल ना पाया हो और डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई हो और वो अटैकर जो है अभिषेक कौशल ही हो। तो पुलिस को लगने लगा कि शायद ये अभिषेक कौशल ही है जिसने उसकी हत्या की होगी, उस महिला की, राधा यादव की हत्या की होगी। पुलिस को ये सेंस होने लगा और पुलिस को वो कड़ी जो है वो जुड़ती हुई नजर आने लगी। पुलिस ने अभिषेक की लाश का जब मुआयना किया तो पुलिस ने देखा कि उसके हाथ में और जिस्म के कुछ हिस्सों में चाकू से कट के निशान भी बने हुए हैं, जो निशान शायद राधा यादव नाम की उस महिला पर हमला करते वक्त चाकू के छिटकने से या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, कई बार हड्डी में लगे या किसी और बॉडी पार्ट में लगे, तो उसे भी वो कट लग गए थे, ऐसा पुलिस को लग रहा था। तो पुलिस ने जब इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद ये भी बताया कि इस शख्स की मृत्यु 5 दिन पहले हुई होगी। इससे जो है एक बात और पता चल गई कि 5 दिन पहले अगर मृत्यु हुई है मतलब ये अभिषेक कौशल ही है, क्योंकि लाश उसी जगह मिली भी है और 5 दिन पहले अभिषेक कौशल नाले में कूदा भी था। एक आदमी कूदा था, तो वो अभिषेक था या नहीं पता, लेकिन अब लग रहा था कि वो अभिषेक ही होगा। लेकिन अब अभिषेक से आगे इस मामले की तफ्तीश कैसे बढ़ती, क्योंकि अभिषेक अगर कातिल था तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी और जिसका कत्ल हुआ था वो तो खैर दुनिया से दूर जा चुकी थी। तो मरने वाला और मारने वाला दोनों इस दुनिया से दूर जा चुके थे। ऐसे में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद लेने का फैसला किया और अभिषेक का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया। जब अभिषेक का कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है पुलिस ने निकाला तो पुलिस ने नोटिस किया कि अभिषेक की 25 साल के एक नौजवान जिसका नाम अजय निरगुडे है, उससे इस कत्ल से ऐन पहले लगातार
बार बार बात हो रही थी, मतलब बातचीत की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, कभी छोटी कभी लंबी, दिन भर बात हो रही थी। अब ये पुलिस इस अजय निरगुडे को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा कि हो सकता है कि राधा यादव के मर्डर से इस अजय निरगुडे का भी कोई लेना देना हो, क्योंकि अगर अभिषेक बार बार उससे कत्ल से पहले बात कर रहा था और अभिषेक ने ही हमला किया और चाकू मारे, तो अजय निरगुडे का कनेक्शन उससे ज़रूर होगा। अब पुलिस इस कोशिश में अजय निरगुडे को ढूंढते हुई उसी कोलार कॉलोनी में पहुंची, क्योंकि अजय भी कोलार कॉलोनी में ही रहता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पुलिस की टीम अजय के घर पहुंची तो अजय वहां नदारद मिला, अजय गायब था। ये जो है, इस अजय के गुमशुदगी ने, गायब होने ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया और पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो इस मर्डर केस के पीछे अजय का हाथ ज़रूर होगा। अब पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया, कोलार कॉलोनी में अजय के बारे में पूछने लगे। तो पुलिस को पता चला कि अजय जो है वो कोलार कॉलोनी में नहीं बल्कि भोपाल में ही ईदगाह हिल्स एक जगह है, वहाँ पर अपनी बहन और बहनोई के घर में है और वो पुलिस से बचने के लिए वहीं छिपा हुआ है। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं की और पुलिस ने अब ईदगाह हिल्स इलाके में अजय निरगुडे के बहन और बहनोई के घर में दबिश दी। वहाँ अजय जो है वो सोता हुआ मिला, सो रहा था, और पुलिस ने उसको नींद से जगाकर पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। आप इन सारी चीज़ों को, अगर आप लोगों को मुंबई की फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का शौक़ और क्राइम थ्रिलर देखते होंगे तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आपके आंखों के सामने भी नाच रही होंगी। आप ज़रा विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि अजय निरगुडे नींद में सो रहा है अपने बहन बहनोई के घर में चौल में, और वहाँ पुलिस पहुँचती है और उसको दबोच लेती है। अजय पहले तो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है, और पुलिस को कहता है कि आपको गलतफहमी हो गई है। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, जब वो अपनी पर आती है और जब उसे बताती है पुलिस कि तुमने अगर कुछ नहीं किया है तो अभिषेक जो उसके साथ तुम्हारी लगातार बात हो रही थी उसका क्या मामला है। असल में आपको बताऊं, अब तक इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो पुलिस को पता चल चुका था। ये जो अभिषेक कौशल था जिसकी लाश पुलिस को मिली थी और जिस पर शक था कि उसने राधा यादव की चाकू मारकर हत्या की, वो दरअसल अजय निरगुडे का अपना ही बहनोई था। तो पुलिस ने अजय से पूछा कि तुम्हारी अपने बहनोई से राधा यादव के कत्ल से ऐन पहले क्या बात हो रही थी, और उसके बाद जब कत्ल हो गया उसके बाद तुम्हारी बहनोई से फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई, तो ये क्या मामला है। जब पुलिस ने उसका एक तरह से वर्बल एनकाउंटर किया तो अजय निरगुडे ने कबूल कर लिया कि हाँ, इस कत्ल को जो है वो मेरे बहनोई अभिषेक कौशल ने ही अंजाम दिया है और इस कत्ल की साजिश में मैं भी शामिल हूँ। पुलिस ने पूछा कि तुमने राधा यादव की हत्या क्यों की, तो अजय निरगुडे ने ये बताया कि इस मर्डर केस में सिर्फ मैं या अभिषेक शामिल नहीं है, बल्कि टोटल इस पूरे मर्डर केस में 7 लोग शामिल हैं, और इन 7 लोगों में 4 तो महिलाएं हैं। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि एक महिला से इतने लोगों की ऐसी क्या दुश्मनी कि 7 लोगों ने मिलकर साजिश रची और राधा यादव की हत्या की। तो पुलिस ने अजय निरगुडे के साथ और सख्ती शुरू की, और जब पुलिस ने उसको सख्ती से इंटरोगेट किया तो उसने पूरी कहानी बताई, और उसने बताया कि इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड जो है वो ताराचंद मेहता नाम का एक आदमी है। ताराचंद मेहता उसी कोलार कॉलोनी इलाके में ही रहता है, और ताराचंद मेहता जो है वो उसने ये जो महिला जिसकी हत्या हुई राधा यादव, उससे 8 लाख रुपए कर्ज के तौर पर ले रखे थे, लेकिन वो ये 8 लाख रुपए लौटा नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ताराचंद मेहता जो है रिकवरी एजेंट के तौर पर राधा यादव के लिए काम भी करता रहा, और राधा यादव को से चूंकि उसने खुद भी रुपए ले रखे थे तो वो राधा को ब्याज पर अपने हिस्से के रुपए भी दिया करता था। ताराचंद मेहता के साथ साथ जो और लोग इस मर्डर में शामिल थे उसमें उसका एक भतीजा था मनोज, इसके अलावा रेखा हरियाले, सुनीता प्रजापति, गुलाब बाई और सुलोचना, इन लोगों के नाम लिए इस अजय निरगुडे ने, और अजय निरगुडे ने बताया कि इतने सारे लोगों ने मिलकर इस हत्या की साजिश को रची थी। ताराचंद मेहता की जो दुश्मनी थी वो ये थी कि एक तो 8 लाख रुपए वो राधा यादव को चुका नहीं पा रहा था, दूसरा ये कि कुछ समय पहले राधा यादव ने भरी भीड़ में, लोगों की मौजूदगी में किसी बात पर जब ताराचंद मेहरा से उसकी कहा सुनी हुई थी राधा यादव की, तो राधा यादव ने उसे तमाचे मारे थे, और वो तमाचे जो है ताराचंद को बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में और महिलाओं के सामने राधा यादव ने मारे थे, और एक महिला के हाथों लोगों के सामने तमाचा खाने के बाद जो है ताराचंद मेहरा खून का घूंट पीकर रह गया था। उसके दिल में तभी से राधा यादव से बदला लेने की आग जो है वो सुलग रही थी, जल रही थी, और वो ये भी चाहता था कि मैं अगर राधा यादव की हत्या कर दूं तो एक तो मेरे बदले की आग
शांत होगी और दूसरा मुझे 8 लाख रुपए चुकाने भी नहीं पड़ेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस कोलार कॉलोनी इलाके में सिर्फ ताराचंद ऐसा नहीं था जो राधा यादव के ब्याज वसूलने से परेशान था, बल्कि और भी बहुत सारी महिलाएं और लोग थे जिन्होंने कभी राधा से रुपए लिए थे और वो उसको लौटा नहीं पा रहे थे। और राधा यादव चूंकि दबंग महिला थी, अपना ब्याज और मूलधन वसूलने का तरीका उसे खूब पता था, लोगों को डराती धमकाती थी। अगर कोई रुपए पैसे इस वक्त पर नहीं लौटाता था तो उसकी घर की चीज़ें जब्त करके उसको बेचकर पैसे निकाल लेती थी। तो ये जो राधा यादव का एटीट्यूड था, जो दबंग अंदाज था, उससे वहाँ के बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे। तो ये जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो सारे लोग मन ही मन राधा यादव को दुश्मन मानते थे, मुंह पर नहीं बोल पाते थे, जब ताराचंद मेहरा ने ऐसे लोगों से बातचीत की तो वो सारे लोग इसके साथ आ गए। एक ही साथ इन्होंने ग्रुप बना लिया। और इस तरह जो ताराचंद का भतीजा था मनोज और पास की महिला रेखा हरियाले, सुनीता प्रजापति, गुलाब बाई, सुलोचना, ये सारे लोगों का एक ग्रुप ताराचंद ने फॉर्म किया। और ताराचंद ने फॉर्म करने के बाद इस कत्ल की साजिश रची। ताराचंद ने ही जो है अजय निरगुडे से बात की थी, जिसको पुलिस ने ईदगाह हिल्स से उठाया था, मतलब साले साहब से, जो कातिल है उसका साले से। तो अजय निरगुडे से बात की और अजय निरगुडे से कहा कि वो कोई रास्ता निकाले। और अजय से बात इसलिए की क्योंकि ताराचंद जानता था कि अजय का जो बहनोई है अभिषेक कौशल, वो हिस्ट्री शीटर है और वो कभी भी किसी की भी हत्या कर सकता है, जान ले सकता है। अजय ने अपने बहनोई से बात की अभिषेक से, और अभिषेक ने राधा यादव का कत्ल करने के लिए हामी भर दी और उसने कहा कि वो 2 लाख रुपए में ये कत्ल करेगा। लेकिन बातचीत जब हुई तो 20,000 रुपये की रियायत जो है वो अभिषेक कौशल ने इन लोगों को दी और टोटल मर्डर की सुपारी जो है वो 1,80,000 में तय हुई। और इसके बाद ये तय हुआ कि अब राधा यादव की हत्या की जाएगी। कैसे की जाएगी उसके लिए भी इन लोगों ने जाल बिछाया। अजय ने अपने बहनोई को बुलाकर अपने साथ छुपा कर रखा हुआ था। ताराचंद जो है उसने सबसे पहले राधा यादव को उस रोज़ फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आपके बकाए रुपए मेरे पास हैं, आप आकर ले जाओ। तो राधा यादव उससे रुपए लेने के लिए आ रही थी और रुपए लेने के लिए आने के दौरान जो है किसी ने राधा को चाय पीने के लिए भी बुलाया। और ये उन्हीं महिलाओं में से एक है जिनके बारे में पुलिस को अजय निरगुडे ने जानकारी दी थी। तो राधा यादव जो है कोलार कॉलोनी इलाके में आई और एक महिला के घर में उसने चाय पी। चाय पीने के बाद ताराचंद ने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आप आइए और मुझसे रुपए लेकर जाइए। तो जब वो उस महिला के घर से निकली ताराचंद के घर जाने के लिए, तो जब कोलार कॉलोनी की गलियों से गुजर रही थी, तब जो है पहले से घात लगाए बैठे अजय निरगुडे और अभिषेक कौशल यानी साला और बहनोई की जो जोड़ी है, उन्होंने इस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमला करने के बाद जो है मैंने आपको बताया कि वहाँ का माहौल कैसा था, लोग डर गए, पास नहीं आ पा रहे थे। और जब हमला करने के बाद ये भागने लगे तो आसपास के लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ा और उन्होंने अजय की और अभिषेक को पीछा करना शुरू किया। लेकिन अजय निरगुडे चूंकि उसी कॉलोनी में रहता था, कोलार कॉलोनी में, तो वो उसकी गलियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो फ़ौरन गलियों के बीच से होता हुआ गायब हो गया और लोग उसे पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये जो अभिषेक कौशल था, ये चूंकि खुद रहता था ईदगाह हिल्स इलाके में, तो वो कोलार कॉलोनी की गलियों से उतनी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं था, तो इसीलिए वो भटक गया। और भटकने के बाद वो लोग जो है उसके करीब पहुंच गए, उसको पकड़ने वाले थे। फाइनली वो दौड़ता भागता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एकांत पार्क तक पहुंचा और नाले में कूद गया। नाले में कूदने के बाद वो गायब हो गया। लोगों को पता नहीं चला कि वो नाले में कूद कर उस पार निकला भी या नहीं, जिंदा रहा भी या नहीं, और लोग जो है वापस चले आए। पुलिस उस मामले की जांच करने लगी और पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन जब लाश 5 दिन बाद अभिषेक कौशल की उसी नाले में नजर आई, तो उस लाश को देखने के बाद पुलिस को लगा कि इस कत्ल में अभिषेक का हाथ हो सकता है। और फिर एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती गई और कत्ल की इस साजिश का खुलासा हुआ। एक ऐसा कत्ल जिसे 7 से 8 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें 4 महिलाएं थीं। और एक बात कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहाँ राधा यादव के दुश्मन ये सारे लोग थे। सारे लोगों के अपने अपने इश्यूज़ थे राधा यादव से, जो वो अपने लेवल पर निपटाना चाहते थे। और उसी वजह से ये सारे लोग एकजुट हो गए और सबने मिलकर प्लान बनाकर राधा यादव की हत्या कर दी। लेकिन मार्च के महीने में ये जो हत्या हुई, उसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। और अब कुछ दिन पहले जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पुलिस का फोकस जो है लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी चीज़ों पर भी था, लेकिन साथ ही पुलिस समानांतर तरीके से इस मामले की जाँच कर रही थी। और फाइनली लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बहुत ही व्यवस्थित इन्वेस्टिगेशन करके इस मामले का निपटारा कर दिया और कातिल
तो खैर मारा ही गया देखा जाए तो, खुद अपनी मौत वो जो अभिषेक कौशल है। लेकिन बाकी के कातिल अजय निरगुडे और बाकी के लोग जो मास्टरमाइंड थे उनको फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और ये अनडाउटेडली एक बड़ी कामयाबी है भोपाल पुलिस के लिए। और किस तरह से एक कातिल की लाश जो है वो कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए वजह साबित हुई, इस कहानी को सुनकर, इस वाक़े को सुनकर वो भी पता चलता है।